Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज इंडिया और थाईलैंड रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं. ये टॉपिक GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. यू कैन रिलेट दिस विद द टॉपिक ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. So why are we discussing India and Thailand relationship? Well, India and Thailand, we have completed our 75 years of diplomatic relations. इंडिया और थाईलैंड के जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनके 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. सो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरह का रिलेशनशिप रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में. जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो रिलीजियस लिंक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो एक बार हम उन रिलीजियस लिंक्स की बात भी करेंगे. कल्चरल कोऑपरेशन किस तरह रही है इंडिया और थाईलैंड के बीच में. इंडियन डायस्पोरा कितना है थाईलैंड में. हमारी इकोनॉमिक और कमर्शियल पार्टनरशिप कैसी है. कनेक्टिविटी इशू को भी डिस्कस करेंगे. डिफेंस, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, all these aspects of a relationship between India and Thailand we will be highlighting in this particular article. So let's begin with it. शुरुआत करते हैं हमारे पहले आइडिया के साथ, विच इज़ कि 75 years इंडिया और थाईलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हो चुके हैं एंड किस तरह ये रिलेशनशिप इंडिया और थाईलैंड के बीच में रहा है. जब भी हम इंडिया और थाईलैंड के बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं तो वी सी दैट दीज रिलेशंस आर रूटेड इन हिस्ट्री. हमारी हिस्ट्री में ही इंडिया और थाईलैंड के रिलेशंस प्रेजेंट हैं. हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत ही एज ओल्ड सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन से जुड़े हुए हैं एंड वी ऑलवेज हैड एक्सटेंसिव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. कैसे पता चलता है हमें? जब हम देखते हैं कि हमारी जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, संस्कृत और पाली के जो टेक्स्ट हैं, दे कैरी रेफरेंसेस ऑफ द रीजन यूजिंग द नेम्स लाइक काथाकोशा, सुवर्ण भूमि, द लैंड ऑफ गॉड और द सुवर्ण द्वीपा, द गोल्डन आइलैंड. ये हमारे टेक्स्ट हैं संस्कृत और पाली लैंग्वेज में, लेकिन वहाँ पे इस तरह के रीजन्स की बात की गई है जिसे हम थाईलैंड के साथ रिलेट कर सकते हैं. पिछले कुछ डिकेड्स में इंडिया और थाईलैंड के बीच में रेगुलर पॉलिटिकल एक्सचेंजेस रहे हैं. हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लगातार ग्रो कर रही है एंड हमारे टाइज इतने इवॉल्व हो चुके हैं दैट नाउ वी आर हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप विद थाईलैंड. एंड यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी. जब भी हम देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिससे कि ये दिखता है कि येस वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया. तो उसमें थाईलैंड आ जाता है. लेकिन थाईलैंड इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करता है विद थाईलैंड्स एक्ट वेस्ट पॉलिसी. थाईलैंड फॉलो एक्ट वेस्ट पॉलिसी. तो इन दोनों पॉलिसीज़ के चलते इंडिया और थाईलैंड एक दूसरे के क्लोज आते हैं, चाहे वो कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो. ऑल्सो अगर हम कोविड टाइम्स की बात करें, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड वेव, उस टाइम पे थाईलैंड सपोर्टेड इंडिया. थाईलैंड से काफ़ी बड़े नंबर में मेडिकल सप्लाईज की डिलीवरी हुई है, बी इट ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसनट्रेटर्स. एंड सिमिलरली इंडिया ने भी थाईलैंड को सपोर्ट किया है इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द क्राइसिस, इवन इन द कोविड-19 एज वेल. सो क्योंकि हम सबसे पहले ही यहाँ पे जो रेफरेंस दे रहे हैं हमारे टाइज की, वो एक रिलीजियस लिंक को इस्टेब्लिश करता है, तो उसी लिंक को थोड़ा और समझते हैं कि इंडिया के रिलीजियस लिंक्स थाईलैंड के साथ कैसे हैं. नाउ जब हम बात करते हैं कि व्हाट इन्फ्लुएंस इंडिया हैड ऑन साउथ ईस्ट एशिया, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन साउथ ईस्ट एशिया वॉज इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. रिलीजन के फील्ड में इंडिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है साउथ ईस्ट एशिया में. वो चाहे शिविज़म को लेकर हो,
वैष्णविज्म को लेकर हो, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म को लेकर हो, महायाना बुद्धिज़्म हो, लेटर सिन्हलीज बुद्धिज़्म हो, all of these they came to be practiced in this region. तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो कि इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया पे रहा है दैट इज इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. अब एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे जो मॉन किंग्स हैं ऑफ दरावती एंड द खमेर्स, दे हैव पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, दे हैव इवन बिल्ट सेवरल बुद्धिस्ट एडिफिसेस, एंड एट द सेम टाइम they adopted the Brahmanical customs and practices. So can you see the religious exchange over here? Apart from the popular Brahmanical deity Ganesh, Brahma, Vishnu, Shiva, these are largely absent in the India socio-religious landscape. Indra is also worshipped in Thailand. There is no archaeological evidence about the story of Ram in Thailand, but there is this Ayutthaya in central Thailand which emerged in the 10th century, and it is said that it is derived from Ayodhya, the birthplace of Lord Lama. अब इसे लेकर archaeological evidences नहीं है, but yes, ऐसा माना जाता है. So yes, can you see the religious links between India and Thailand? रिलीजन के बाद अगर हम कल्चर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कल्चर, देयर आर मेनी लोकल लैंग्वेजेस इन द रीजन, जैसे कि थाई, मलायन भाषा, जो जावानीज जो बोली जाती है साउथ ईस्ट एशिया में. ऑल दीज कंसिस्ट ऑफ संस्कृत, पाली एंड द्रविडियन वर्ड्स. The words which are present in these Thai language, Javanese language, Malayan language, they have words from Sanskrit, Pali and Dravidian origin. Thai language is written in a script which is derived from southern India's Pallava alphabet. उनकी तो script ही साउथ इंडिया के पल्लवा अल्फ़ाबेट से जो है वहाँ से derive होती है. Then there is also the Thai language translation of Constitution of India. हमारे Indian Constitution को Thai language में translate किया गया था by the President of National Assembly and Speaker of the House of Representatives in Thailand in 2021. ये event Thailand की embassy में organize किया गया था under the banner of India at the rate 75, because as we just said in the beginning of the article, India and Thailand, we have completed our 75 years of diplomatic relations. फिर थाईलैंड में इंडियन डायस्पोरा का भी इम्पॉर्टेंट रोल है. इट इज़ एस्टिमेटेड कि थाईलैंड में 250,000 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर प्रेजेंट देयर, and many of them have lived over there for several generations as well. So a lot of Indian diaspora's presence can be seen in Thailand. And also if we discuss the economic and the commercial partnership between India and Thailand, so then it is very important to see कि हमारा जो bilateral trade है, चाहे वो bilateral investment हो, between both the countries, it is increasing robustly and it is growing. Because when we talk about the South Asia, India is Thailand's largest trading partner in South Asia and 11th worldwide. 2021 में जो trade volume थी, it was about $15 billion and this was all time high. And currently as well, there are around 38 Thai companies who are investing in India, be it in the field of infrastructure, housing, agro-processive, automotive, इन सभी सेक्टर्स में थाई कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. तो इकोनॉमिक और कमर्शियल पार्टनरशिप यहाँ से हमें दिखती है. फिर अगर कनेक्टिविटी की बात करें, देखिए देर आर द नंबर ऑफ थाई टूरिस्ट टू इंडिया, इट वाज क्लोज टू 160,000. ये मेनली जो टूरिस्ट आते हैं, दे गो टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स. And now India and Thailand, they are very closely cooperating so that we can improve the regional connectivity. And इसे लेकर बहुत सारे initiatives हैं, जैसे कि India, Myanmar, Thailand trilateral highway. Then we also have Asian Highway Network. This is under UN ESCAPE.
बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के अंदर BTILS है. All of these are basically focusing on increasing the connectivity between India and Thailand. India is pushing for early completion and expansion of the India-Myanmar and Thailand trilateral highway. ये हाईवे फ़िलहाल 1400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है. इससे इस रीजन की जो कनेक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो पाएगी एंड देयर इज़ टॉक कि इसे एक्सटेंड किया जाए टू कनेक्ट कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम एज वेल. तो अगर सोच के देखें, अगर इसमें कंबोडिया, लाओस और वियतनाम भी कनेक्ट हो जाते हैं, दिस विल बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द आसियान एंड इंडियाज़ फ्री ट्रेड एरिया एंड ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, Thailand is, Indians' favorite travel destination because अगर हम numbers को देखें तो 2015 से 2019 के बीच में देखें तो number of Indian tourists to Thailand has doubled. पहले ये 1.03 मिलियन था, अब ये डेवलप होकर 2 मिलियन तक पहुंच चुका है. देन डिफेंस कोऑपरेशन को डिस्कस करना भी ज़रूरी है बिकॉज 2015 से इंडिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है विच इज़ एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड. एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड, दिस इज़ लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज एंड इसे ऑब्जर्वर प्लस कैटेगरी के अंदर इंडिया इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की भी एनुअल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि देर इज़ अ आर्मी एक्सरसाइज कॉल्ड एज मैत्री and then there is an air force exercise which is called as सियाम भारत. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं. प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सरसाइजेज के ऊपर बेस्ड, तो इसीलिए जब हम कंट्रीज़ के रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं तो अलग से जब हम एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो वो आप वहाँ पे याद रखेंगे. एक और एस्पेक्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द मल्टीलेटरल फोरम कोऑपरेशन. Now, both of the countries we have important regional partners जिससे कि हम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ लिंक करते हैं. Both of the countries they collaborate very closely when it comes to ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. Then there is East Asia Summit as well, in which also both the countries they closely cooperate. Then also there is BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुपिंग. फिर जब हम भाई इधर बात करते हैं थाईलैंड की, साउथ ईस्ट एशिया की, तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. दिस इज मेकोंग गंगा कोऑपरेशन. एंड देन देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड एज एशिया कोऑपरेशन डायलॉग. सो ओवर देयर इज वेल इंडिया एंड थाईलैंड वी क्लोजली कोऑपरेट ऑन डिफरेंट इशूज़. सो व्हेन वी टॉक अबाउट India and Thailand's relation, Indo-Thai relations. These relations today is not just looked upon from the angle of socio-cultural ties. सिर्फ और सिर्फ socio-cultural ties के एंगल से आप इसे नहीं देखेंगे because now in today's context हमारे जो relations हैं they have become more compressive, comprehensive in its scope. जो bilateral engagements हैं they are continuously growing. And they have the potential to foster growth not only restricted to two nations but for the entire region. This is very much evident given the fact that cooperation in the areas of like security, economic area, connectivity, because with connectivity we will become interconnected. It will also have the same level of impact on the neighboring states and regions as well. So therefore, the Indo-Thai relations, it has also different angles other than the socio-cultural ties. So it was important. ये important है. ज़रूर थाईलैंड का मैप देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि थाईलैंड को बॉर्डर करते हैं. थाईलैंड से मेजर रिवर्स कौन कौन सी पास करती हैं. जस्ट लुक एट द मैप ऑफ थाईलैंड. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.